अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान या जर्मनी में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्युलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर अपने स्पाउस या अपने बच्चों का जर्मन फैमिली रीयूनियन वीज़ा पाकिस्तान में जर्मन एम्बेसी से कैसे अप्लाई करते हैं। 15 जनवरी 2026 से कॉन्स्युलर सर्विसेज पोर्टल जो ना जर्मन एम्बेसी ने लॉन्च किया है, उसके ऊपर जो ना आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा जो ना अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों का, अपने स्पाउस का। तो लिहाजा आज की वीडियो अच्छी खासी लंबी है। इसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो ना एम्बेसी के साथ जो ना आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप तसल्ली से इसको देखें। इसको देखने के बाद आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपको फिर भी मसला बने, आपको असिस्टेंस चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, आपको मेरी गाइडेंस चाहिए, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाके मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट का ब्राउज़र खोलें और वहाँ पे जाके आप लिखें जी डिजिटल डिप्लो .de या यहाँ लिख दें, या जो ना यही चीज़ आप जो ना यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद एंटर करें। ये आ गया जी कंसुलर सर्विसेज पोर्टल। ये एम्बेसी का नया सर्विसेज पोर्टल है जो उन्होंने फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए भी ओपन कर दिया हुआ है। इस पे क्लिक करें। उसके बाद जो ना यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। इसको जर्मन में करना चाहते हैं जर्मन में कर लें, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कर लें। चलें जी हम इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, ताकि अगर किसी ने पाकिस्तान से भी अप्लाई करना उसको जर्मन नहीं आती तो उसके लिए भी जो ना ये सूटेबल रहे। उसके बाद आप यहाँ पे चले जाएँ। ये है जी वीज़ा। यहाँ पे सारी वीज़ा कैटेगरीज़ जो कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ज़रिए हैंडल हो रही हैं, लाइक ब्लू कार्ड, अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये सारी कैटेगरीज़ हैं। और इसी के अंदर जो है ना आप नीचे चलते जाएँ, यही वीज़ा जो है ना स्टडी पर्पज़ के लिए भी है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए है, उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यही वाला जो है ना कंसुलर सर्विसेज पोर्टल है। अब चूँकि एफआरवी यानी कि फैमिली रियूनियन वीज़ा भी इसी में शामिल कर दिया गया है। फैमिली रियूनियन वीज़े के अंदर भी कैटेगरीज़ हैं। अगर जो है ना वाइफ़ हस्बैंड के पास जाना चाह रही है पाकिस्तान से जर्मनी, तो ये वाला जो है ना अप्लाई होगा। या हस्बैंड जो है ना पाकिस्तान से जर्मनी अपनी वाइफ़ के पास जाना चाह रहा है, तो ये वाला जो है ना कैटेगरी अप्लाई होगी, जॉइनिंग अ स्पाउस। उसके बाद जो है ना अगर जो है ना बच्चे वालिदैन के पास जर्मनी में जाना चाह रहे हैं, तो ये वाली कैटेगरी अप्लाई होगी। उसके बाद जो है ना वालिदैन बच्चों के पास जाना चाह रहे हैं जर्मनी में, तो उसमें ये वाली कैटेगरी अप्लाई होगी। ये बच्चे कौन से हैं जी? ये बच्चे हैं जी माइनर बच्चे, यानी कि 18 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है? ये सारे फैमिली रियूनियन वीज़े में आते हैं। 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का जो बच्चा है, वो अपनी मदद आपके तहत आए, वो हाउस बिल्डिंग के वीज़े पे आ जाए, वो स्टडी वीज़े पे आ जाए, लेकिन 18 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो इसमें आते हैं फैमिली रियूनियन वीज़े में। यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं जी, मैं अपने जो है ना वालिदैन को परमानेंटली बुलाना चाहता हूँ, वो एक कैटेगरी अलग है। उसमें ये है कि आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करवानी पड़ती है। उसमें ये है कि आपको जो है ना वकीलों का सहारा लेना पड़ता है, तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो वो मेरा ख़्याल है कि वो ना ही किया जाए तो बेटर है। वालिदैन को वहाँ पे जो है ना अकोमोडेट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाए कि जो है ना यहाँ लेके आने के। अब अगर जो है ना वाइफ़ ने हस्बैंड के पास जाना है, तो उसके लिए भी यही अप्लाई होगा। अगर वाइफ़ ने हस्बैंड के पास जाना है और साथ उसके बच्चे भी जा रहे हैं, जो कि साथ ट्रैवल करेंगे, तो उस केस में भी यही अप्लाई होगा। तो हम जो है ना सपोज़ कर लेते हैं, या जो है ना हमारी एप्लीकेशन है जी स्पाउस की, कि स्पाउस ने अपने हस्बैंड के पास जाना है, तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद जनाब यहाँ पर जो है ना आपने सर्च करना है कि किस कंट्री से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप जो है ना जर्मनी या पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री से। इंडिया के अंदर तो ये जो है ना सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, ये पाकिस्तान में नया-नया आया है। जैसे ही आपने यहाँ पर पाकिस्तान लिखा, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ये पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। आपने यहाँ पाकिस्तान लिख के एंटर किया, तो ये लिखा आ रहा है कि इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर भी ये चीज़ चल रही है, कंसुलर सर्विसेज पोर्टल वाली, और कराची में भी चल रही है। और अक्सर मुझसे अफ़गानिस्तान के लोग पूछते हैं कि अफ़गानिस्तान वाले लोग जो है ना इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं जनाब, उनके लिए लिखा आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन करंटली नॉट अवेलेबल, उनके लिए भी ये अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनके लिए ये ना ये सहूलत है, इस्लामाबाद और कराची से। इस्लामाबाद एम्बेसी का मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि वहाँ से अप्लाई होना है। इस्लामाबाद एम्बेसी में कौन-कौन से बंदे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। गिलगित-बल्तिस्तान से अगर आपका तल्लक है, अगर आपका आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से तल्लक है, अगर आपका जो ना इस्लामाबाद के अंदर से तल्लक है, उसके बाद पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वो लोग इस्लामाबाद में अप्लाई करेंगे जिनका डोमिसाइल इस रीजन से है। जिनका डोमिसाइल जो है ना इस इलाके से है, कि वो सिंध और बलूचिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं, वो कराची में अप्लाई करेंगे। तो इस्लामाबाद, उसके बाद जो है ना अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया। ये लिखा आ रहा है कि एम्बेसी इस वक़्त जो है ना फुल कैपेसिटी में है, मतलब उनके पास जो है ना वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन हम लोग नई नहीं ले रहे। ये लिखा आ रहा है कि हम लोग जो है ना कोई नई एप्लीकेशन नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें कि आप अपने आप को वेटिंग लिस्ट के ऊपर रजिस्टर कर लें। वेटिंग लिस्ट पे रजिस्टर करने का तरीकाकार इस वक़्त डिफरेंट है।
इससे पहले आपको पता था अपॉइंटमेंट खुद लेनी पड़ती थी, लेकिन 15 जनवरी 2026 से ऑनवर्ड आप अपने डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड करते हैं, तो आपको जो ना अपॉइंटमेंट एम्बेसी देती है आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद। तो इसमें क्या करना है आपने, ये इन्होंने लिखा है कि वेटिंग टाइम का हम नहीं बता सकते कि आपको कितना वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं एम्बेसी की ही इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, ये फैमिली रीयूनियन वीज़े का पेज है एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जो है ना आप नीचे चले जाएँ, नीचे जो है ना यहाँ पे उन्होंने जो ना 14 जनवरी की ये फाइल अपलोड की है, इसको खोलें। इसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास जो है ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो हम आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, तो हम आपकी एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे। तो बेहतर और आसान तरीका यही है कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो उनको वो जल्दी प्रोसेस करेंगे। ये उन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपकी हर चीज़ रेडी है, तो फिर जो है ना आपका प्रोसेस फ़ास्ट होगा। तो उस केस में 3 से 6 महीने वाला टाइम भी लगेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, तो आपका टाइम जो है ना डिले होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एम्बेसी कह रही है। इसके ऊपर अब आपने क्या करना है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है। आपने अपना वो वाला ईमेल आईडी इस्तेमाल करना है जिसको आप रेगुलरली खोलते हैं, जो आपका एक्टिव है। इस पे आप क्लिक करें रजिस्टर के ऊपर। उसके बाद जो है ना इसको जो है ना आप एक्सेप्ट करें, उसके बाद कन्फर्म करें, ये उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है। उसके बाद आप अपनी डिटेल एंटर करें यहाँ पे। आप अपना फ्रेश और नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर। यहाँ पर जनाब आएगा आपका फैमिली नेम, यानी कि लास्ट नेम या सुरनेम, या आप अपने पासपोर्ट से भी देख सकते हैं। आप जो है ना अपना अकाउंट कोई भी बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जो आपके पासपोर्ट की डिटेल्स है ना, वही वाला अकाउंट आप यहाँ पर बनाएँ। तो आप जो है ना फैमिली नेम या लास्ट नेम या सुरनेम अपने पासपोर्ट से देख सकते हैं। ये फर्स्ट नेम आपका फर्स्ट नेम है या गिवन नेम भी इसको कहते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन खुद नहीं फिल कर रहे, आप किसी वकील के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन पुट कर रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपनी डिटेल के बजाय उस कंपनी की डिटेल एंटर करेंगे, जिस लॉ फ़र्म के ज़रिए आप जो है ना अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, ये अपना याद रखिएगा। और अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको अनचेक ही रहने दें। यहाँ पे आप अपना ईमेल, आप अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। उसी ईमेल आईडी को जो ऊपर लिखा है, उसको यहाँ पे लिखेंगे दोबारा फिर उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखेंगे। उसी को दोबारा आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, तो आपका अकाउंट बन के आ जाएगा। आपने यहाँ पर जो पासवर्ड लगाना है ना, उस पासवर्ड के अंदर ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एक जो है ना एबीसी का छोटा लफ़्ज़, और एक जो है ना अल्फ़ाबेट का बड़ा लफ़्ज़, यानी एबीसी का बड़ा लफ़्ज़। उसके बाद एक कोई नंबर हो 1, 2, 3 में से, उसके बाद इनमें से एक कोई स्पेशल करैक्टर ऐड हो। उसके बाद ये जो पासवर्ड है, ये कम से कम 8 करैक्टर्स और मैक्सिमम 50 करैक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल हो। एक करैक्टर ये होता है, जैसा ये कंटेन में एन लिखा ना, ये एक करैक्टर, और स्पेस अगर आप देंगे, तो वो भी एक करैक्टर है। तो इस तरीके से जो है ना आपने पासवर्ड रखना है, फिर सही लगेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर बार-बार एरर देता जाएगा। जैसे ही आपने सारी डिटेल एंटर करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया, तो ये वाला मैसेज आपको आ जाता है कि हमने आपके ईमेल आईडी के ऊपर, जो आपने ईमेल आईडी ऊपर दिया था, उसके ऊपर हमने एक जो है ना कन्फर्मेशन ईमेल भेजी है, उसको जाके आप देखें। उन्होंने कहा उसके लिए आप अपना स्पैम फ़ोल्डर भी देखें, जंक फ़ोल्डर भी देखें, अगर आपके इनबॉक्स के अंदर वो नहीं मिल रही। इस तरीके से आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक मैसेज आता है, जिसको आपने कन्फर्म करना होता है। आपने इसको जैसे ही कन्फर्म किया, तो ये लिखा आ गया कि यू हैव सक्सेसफुली कन्फर्म्ड योर ईमेल एड्रेस। अब जो है ना वो कह रहे हैं कि आप अपने इसी अकाउंट के ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना सेट कर लें, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स इस पे अपलोड होने हैं, तो किसी तरीके का कोई डाउट ना रह जाए, आपका पासवर्ड या आपका जो है ना अकाउंट जो कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर बना है, वो हैक ना हो जाए। तो लिहाज़ा उसकी डबल सिक्योरिटी के लिए आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसके ऊपर एक्टिवेट कर लें। उसके लिए आप जो है ना इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर। आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद वही ईमेल आईडी आपका लगा हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है ऑटोमैटिकली जो पहले आपने लगाया था। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जो है ना कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर अकाउंट बनाने के बाद दोबारा लॉगिन होने लगे, तो वो कहता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना एक्टिवेट करें। ये आपके कंसुलर सर्विसेज पोर्टल की डबल सिक्योरिटी है, क्योंकि इस पे आपने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर जर्मनी वाले प्राइवेसी पॉलिसी को बड़ा फॉलो करते हैं। तो उनको ये है कि यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स या आपका अकाउंट जो है ना हैक ना हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ से लूज़ ना हो जाए। तो इसलिए वो आपके हाथ में ही इसका डबल कंट्रोल दे रहे हैं कि आप जो है ना ऐसा ईमेल आईडी यहाँ पे लिखते हैं, जो आपका रिकवरी ईमेल आईडी हो, जिसके ऊपर जो है ना आपको हर बार जब आप कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर लॉगिन हों, तो आपका जो ऑथेंटिकेशन कोड है, उस ईमेल आईडी के ऊपर जाए। तो उस कोड को आप देख के फिर आप लॉगिन हों, इसका मतलब ये है कि कोई तीसरा बंदा आपके इस अकाउंट को एक्सेस कर ही नहीं सकता।
यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का अकाउंट लिखेंगे, ईमेल आईडी अपने हस्बैंड का लिख दें या कोई अपना दूसरा ईमेल आईडी लिख दें, ताकि जिसके ऊपर आपका जो ना वो ऑथेंटिकेशन कोड जाए। आपने जैसे उस पे क्लिक किया तो उसके बाद ये लिखा आ गया कि हमने जो कन्फर्मेशन कोड है ना, वो आपके उस ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया है जो आपने रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया था। जब आप अकाउंट सेट करते हैं तो आप रिकवरी के लिए ईमेल आईडी रखते हैं कि ये कन्फर्मेशन कोड जो है ना, ऑथेंटिकेशन कोड जो है ना यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला कोड आपने उधर लिखना है 417395। यहाँ पर आप वही कोड देंगे 417395। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। जैसे ही आपने वो कोड लगाया उसके बाद आपने कंटिन्यू किया तो आप डायरेक्टली उसी अकाउंट के अंदर आ गए जो आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था कंज्यूमर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर। ये लिखा आ रहा है जी वन प्रोसेस। ये जो एप्लीकेशन क्रिएट करना ना, इसको प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस के अंदर जो ना आप अच्छी खासी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 एप्लीकेशन जो ना सेंड कर सकते हैं। ये लिखा आ रहा है जी नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1। ये लिखा आ रहा है जी इन प्रोग्रेस, मतलब ये कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, हमने एप्लीकेशन फिल नहीं की, तो ये इन प्रोग्रेस में ही है। तो इसलिए जो है ना अब हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे ओपन प्रोसेस। ये लिखा आ रहा है जी डेट ऑफ क्रिएशन, किस दिन जो है ना अकाउंट क्रिएट हुआ। ये 15 जनवरी को ये पोर्टल लॉन्च हुआ, आज 15 फरवरी है, मैं 15 फरवरी वाले दिन इसके ऊपर एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से। ओपन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ना ओपन प्रोसेस पे मैंने क्लिक किया तो ये लिखा आ रहा है जी कंप्लीट योर एप्लीकेशन। ये क्या एप्लीकेशन थी, जॉइनिंग अ स्पाउस, यानी कि वाइफ हस्बैंड के पास जर्मनी जाना चाह रही हैं। तो ये वाइफ जो पाकिस्तान में है वो अप्लाई कर रही है जर्मन एम्बेसी के अंदर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओपन एप्लीकेशन के ऊपर। आपने जैसे ही ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया तो ये 3 चीज़ें खुल के आ गई आपके सामने। एक है जी एंट्री फॉर्म, इसको आपने फिल करना है। ये भी अभी इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है क्योंकि इसको भी कंप्लीट नहीं हमने किया। दूसरा ये है कि इसके अंदर विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि पहले अलग से आप फिल करके सेंड करते थे, अब जो है ना इसके अंदर ही है। उसके बाद ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे-जैसे आप एप्लीकेशन फिल करते जाएँगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की तादाद बढ़ जाएगी। जैसे एक सेक्शन फिल हो जाएगा, दूसरा सेक्शन जो है ना ओपन हो जाएगा आपके लिए। और ये फिल होगा, तो ये वाला ओपन हो जाएगा। अभी ये वाला ग्रे आउट है, मतलब ये कि फिलिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। फिलिंग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अवेलेबल है, फिल आउट फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। ये वीडियो जो है ना ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो ना, जो मेन-मेन पॉइंट्स हैं ना, जिसके बारे में आपको नो-हो होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता जाऊँ और इसमें से जो है ना स्पीड से गुज़रने की कोशिश करूँ। फिर कोई पॉइंट रह जाएँगे, आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपको समझ नहीं आती है एप्लीकेशन फिल करने के लिए, तो आप ना उसमें भी मेरे से रहनुमाई ले सकते हैं। ये थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप इसको जो है ना अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ये फ़िलहाल जो है ना मैं इसको नहीं पढ़ रहा, हम डायरेक्टली इस पे चलते हैं, जो फॉर्म फिलिंग वाली ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी शादी के बारे में जो है ना वो डिटेल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी शादी के बारे में, आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो है ना ऑलरेडी रेफ़रेंस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई है या जो है ना आप सिविल पार्टनरशिप में आप रह रहे हैं। रेफ़रेंस पर्सन से मुराद ये है कि जो बंदा जर्मनी में मौजूद है, जिसके पास आप जा रहे हैं, जिसके रेफ़रेंस से आप जर्मनी जा रहे हैं, कि उसकी बात हो रही है कि आपकी शादी रेफ़रेंस पर्सन के साथ हुई हुई है या जो है ना आपका सिविल पार्टनरशिप का पेयर है। यानी कि जर्मनी के अंदर ये भी है ना कि आप जो है ना पार्टनर के तौर पे भी एक-दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो जैसे लड़की-लड़की के साथ और लड़का-लड़के के साथ, उसकी बात कर रहे हैं कि अगर आपका जो है ना कोई पार्टनरशिप वाला है, वो बता दें। अगर आपकी शादी हुई है तो वो बता दें। शादी ऑफ़ कोर्स हुई है तो वो लड़की जो है ना अपने हस्बैंड के पास जाना चाह रही है, तो इस पे क्लिक करेंगे येस। और जिन लोगों ने शादी जर्मनी जाके करनी है, जिन्होंने फियांसी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो वो इस पे क्लिक करेंगे कि हम जो है ना जर्मनी जाके शादी करेंगे, ये वाली ऑप्शन पे। इस केस में जो है ना शादी हुई है, इस पे येस पे क्लिक किया। ये साथ-साथ ना आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बताता जा रहा है कि इसके साथ आपने मैरिज सर्टिफ़िकेट लगाना है। या जो है ना अगर आपका कोई पार्टनरशिप वाला है, तो आपने साथ ये सिविल पार्टनरशिप का सर्टिफ़िकेट लगाना है। तो इस तरीके की ये सारी डिटेल्स हैं। उसके बाद जनाब आप आगे चलें, आगे लिखा हुआ है आपके रेफ़रेंस पर्सन की नेशनैलिटी के बारे में, यानी कि जो स्पाउस आपका जर्मनी में रह रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ लें। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो है ना यूरोपीय यूनियन के किसी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं या आप जो है ना लिechtenstein, आइसलैंड, नॉर्वे इनसे बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके ऊपर ईयू का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो लॉ है वो अप्लाई होगा। उसके ज़रिए आपका जो है ना सिम्प्लीफाइड प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्पीड अप होगा। तो उसका प्रोसेस आपको मैंने बताया कि उसकी अपॉइंटमेंट आपने ओल्ड तरीके से लेनी। तो ये जो है ना आगे चले जाएँ, आपका जो स्पाउस है उसके पास नेशनैलिटी कौन-सी है? अगर वो जर्मन नेशनल है, तो उस पे क्लिक करना है। अगर वो जो है ना नेशनैलिटी किसी
वीज़ा एग्ज़ैम्प्ट थर्ड कंट्रीज़ लाइक, उसमें कौन-कौन से शामिल हैं कंट्रीज़, आप यहाँ पे क्लिक करें। तो अगर आपका स्पाउस इन कंट्री से बिलॉन्ग करता है, इनका नेशनल है, तो इस पे क्लिक करेंगे आप। इसी तरीके से अगर आपके हस्बैंड के पास या स्पाउस के पास जो जर्मनी में रह रहा है, उसके पास जो है ना किसी और कंट्री की, किसी थर्ड कंट्री की नेशनैलिटी है, थर्ड कंट्री में आ गए, तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, जो ये वाले कंट्रीज़ भी नहीं हैं, उसमें ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह-वगैरह। तो उसमें जो है ना ये इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है मिसाल के तौर पे, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आपने प्रूफ़ के तौर पे क्या लगाना है साथ, आपने जो है ना ये वैलिड पासपोर्ट लगाना है रेफ़रेंस पर्सन का, या जो है ना अगर वो जर्मन नेशनल है तो उसका हाउस वाइज़ यानी आईडी कार्ड आपने लगाना है। तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि जो रेफ़रेंस पर्सन है आपका, उसका रेज़िडेंस स्टेटस क्या है? मैं रेफ़रेंस पर्सन एक बार आपको फिर बता दूँ कि रेफ़रेंस पर्सन मैं जब भी कहूँगा तो उससे मुराद ये है कि वो बंदा जो जर्मनी में मौजूद है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपकी वाइफ़ भी, जिसके पास आप जर्मनी में वीज़ा लगवा के जाना चाह रहे हैं, उसको रेफ़रेंस पर्सन यहाँ पे कहते हैं। उसमें ये है कि अगर उसके पास रेज़िडेंस परमिट है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर उसके पास अभी रेज़िडेंस परमिट नहीं है, वो जो है ना वीज़ा अप्लाई कर रहा है जर्मनी में एंटर होने के लिए, तो उस पे क्लिक करेंगे। ये उस हिसाब से जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने देख लेना है। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि इसका प्रूफ़ के तौर पे आपने क्या लगाना है साथ, उसका रेज़िडेंस परमिट यानी कि ऑफ़ेंथियल स्टेटस अलाउनेस, वो आपने साथ लगाना है। जर्मन इमिग्रेशन अथॉरिटी से मुराद ये है कि आउसलैंडर भी होल्ड है या इसको फॉरेन ऑफिस भी कहते हैं। आगे चलें जनाब। आपके रेफ़रेंस पर्सन के पास जो है ना रेज़िडेंस स्टेटस कौन-सा है? उसके पास स्किल्ड वर्कर वाला रेज़िडेंस परमिट है या हाइली क्वालिफ़ाइड पर्सन वाला रेज़िडेंस परमिट है? या उसके पास रिफ्यूजी स्टेटस वाला यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो ना उसने लिया हुआ है वो वाला है, या कोई और रेजिडेंस परमिट जिसमें 38 ए आ गया या और कैटेगरीज दूसरी। तो इस पे आप देख लें कि ये वाला कौन सा रेजिडेंस परमिट है, स्किल्ड वर्कर वाला है। इसको हम खोलेंगे यहाँ से, ये जो आई लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है अगर आपके हस्बैंड के पास ईयू ब्लू कार्ड है, आईसीटी कार्ड है, उसके बाद ये वाली जो ना वीज़ा कैटेगरीज हैं, या जो है ना साइंटिस्ट वाली है, इंजीनियर वाली है, टेक्नीशियन वाली है, हाइली क्वालिफाइड बंदे वाली है, कोई मैनेजर वाली है, सीनियर एम्प्लॉयी है कोई कंपनी के अंदर, या जो है ना ये वीज़ा कैटेगरीज़ हैं। इनमें से अगर कोई वीज़ा कैटेगरी है आपके हस्बैंड के पास या ये वाला रेज़िडेंस परमिट है तो वो उस पे आपने इस पे टिक करना है। तो अगर आपके हस्बैंड के पास मिसाल के तौर पे इन कैटेगरीज़ में जो फ़ॉल कर रही हैं इनमें से कोई नहीं है, रिफ्यूजी स्टेटस भी नहीं है, कोई इसके अलावा कोई और है तो आपने इस पे टिक करना है। और आपने जो है ना प्रूफ़ के तौर पे क्या लगाना है, मेल्डे बेscheinigung या मेल्डे बेstätigung लगाना है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो रेफ़रेंस पर्सन है वो ऑलरेडी जर्मनी में रह रहा है? अगर तो वो रह रहा है, येस पे क्लिक करना है। अगर आप जो है ना अभी न वहाँ पे नहीं रह रहे, आप भी और आपका हस्बैंड भी अभी आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी में जाने का, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो इस केस में जब हस्बैंड आपका ऑलरेडी जर्मनी में रह रहा है तो येस पे क्लिक करेंगे। तो प्रूफ़ के तौर पे आपने फिर अप टू डेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट यानी कि मेल्ड बेscheinigung लगाना है अपने हस्बैंड का। उसके बाद लिखा कि आपकी शादी कब हुई है, यहाँ पर आपने शादी की डेट लिखनी है, यहाँ पे लिखना है डेट मिसाल के तौर पे 27 है, उसके बाद मंथ है जी 27 ऑफ मई 05 लिख देना है, उसके बाद ईयर लिखना है 2018 मिसाल के तौर पे 27 डॉट मई 2018। तो इस तरीके से शादी की डेट जो भी आपके निकाहनामे के ऊपर लिखी है तो आपने वो डेट लिख देनी है। तो इसके साथ प्रूफ़ के तौर पे आपने क्या लगाना है, आपने मैरिज सर्टिफ़िकेट लगाना है। अगर आपकी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के लिए आपने ये वाला सर्टिफ़िकेट लगाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, आपकी शादी जर्मनी से नोटराइज़्ड है या आपका जो है ना सिविल पार्टनरशिप का जो पेयर बना हुआ है, वो जर्मनी से नोटराइज़्ड है। वो जब आप जर्मनी के स्टैंडर्ड्स में अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस केस के लिए वो पूछा जा रहा है। हमारी शादियाँ जो इंडिया पाकिस्तान में हुई हैं, उनकी नोटराइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो एम्बेसी के ज़रिए ही सारी वेरिफ़िकेशन हो जाती है, तो उसमें आप जो है ना इस पे नो पे क्लिक करें। उसके बाद बताएँ कि आपकी जो है ना शादी किस कंट्री में हुई है, उस कंट्री का नाम लिखें। अगर पाकिस्तान में आपकी शादी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखें जी पाकिस्तान। इसके अलावा पूछ रहे हैं कि आपकी इससे पहले भी कोई शादी हुई थी, तो इसमें आपने उसके बारे में डिटेल देनी है। अगर कोई पहले शादी हुई थी, आपने कोई तलाक दे दी है, तो आपने उसका डिवोर्स सर्टिफ़िकेट साथ लगाना है। अगर आपकी वाइफ़ पहले थी, उसकी जो है ना वो डेथ हो गई, तो उसका आपने जो है ना वो डेथ सर्टिफ़िकेट साथ लगाना है। मतलब जो प्रीवियस जो मैरिज थी, उसका प्रूफ़ आपने कोई ना कोई साथ लगाना है। ये सारे प्रूफ़ लिखे हुए हैं उन्होंने, इनमें से कोई जो है ना, जो आपको सूट बैठते हैं, वो आप यहाँ पे लगा लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि ये वाली जो शादी है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए ये फर्स्ट मैरिज है, तो इससे पहले हम दोनों की शादियाँ नहीं हुई थी। उसके बाद आगे लिखा हुआ कि मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों की जो ना इससे पहले शादियाँ हुई थी। उसके बाद लिखा है कि मेरे हस्बैंड की इससे पहले शादी हुई थी, और जो है ना, उस पे आप टिक करेंगे। उसके बाद लिखा है कि इससे पहले मेरी शादी हुई थी,
ये मेरे लिए दूसरी या तीसरी शादी है, तो इस पे आप टिक करेंगे। तो इस केस में जो ना अगर पहली शादी है तो इस पे टिक करेंगे। उसके बाद जनाब अगले सेक्शन में वो कह रहा है इन्फॉर्मेशन ऑन जर्मन लैंग्वेज स्किल्स। जर्मन लैंग्वेज के बारे में आपने यहाँ पे उनको डिटेल देनी है। ये उन्होंने लिखा कि A1 जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आप लोगों ने देना है। और उसके बाद लिखा है कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ये चारों मॉड्यूल पास होने चाहिए आपके A1 में। ऑफ कोर्स A1 में यही होते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर जो है ना कोई बंदा जिसको स्पेशल नीड है, लाइक वो आंखों से ब्लाइंड है या कानों से वो बहरा है या जो है ना ज़ुबान से वो गूंगा है, तो उस केस में स्पेशल प्रोसीजर है गोथ इंस्टीट्यूट वालों का। आप उनके बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो है ना एग्ज़ाम दें, उस तरीके को फॉलो करके। तो उस केस में आपने वो वाला सर्टिफिकेट साथ अटैच करना है जो स्पेशल नीड के साथ आपने एग्ज़ाम दिया होता है। तो ये उन्होंने लिखा कि लैंग्वेज के लिए आपने ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रूफ लगाना है, या अगर अभी आपकी लैंग्वेज चल रही है उसका प्रूफ लगाना है, कोई आप क्लासें ले रहे हैं, या जो है ना आप जो है ना बार बार आपने कोशिश की है और ट्राइयों के बावजूद आप जो है ना फेल हो रहे हैं, इस तरह की आपने कोई उनको प्रूफ देना है कि जिसमें आप बताएं कि मैंने कोशिश की है, मैं जो है ना बार बार कोशिश के बावजूद भी नाकाम रहा हूँ। तो ये सारे प्रूफ हैं, ये आपने लगाने हैं। उसके बाद एम्बेसी रिव्यू करेगी कि आपको वो एग्जामेशन देते हैं या क्या सूरत हाल है। सबसे पहले ऑप्शन ये है कि मेरे पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, मैंने एग्ज़ाम दे दिया हुआ है, तो इस पे टिक करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, आप क्लासें ले रहे हैं, आपने अभी एग्ज़ाम में बैठे नहीं हैं, तो आप जो है ना इस पे टिक करेंगे। तो इसमें ये लिखा आ रहा है कि मैं जो है ना अपना सर्टिफिकेट बाद में दे दूँगा, जब रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी जो ना तैयारी पूरी है, मैं लैंग्वेज जो है ना बगैर प्रॉब्लम के भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लोगों को जर्मन आती होती है, वो जर्मन स्कूल के टीचर रह चुके हैं, वो अब जो है ना जर्मनी आना चाह रही हैं। तो उनके केस में वो बता सकती हैं कि मुझे जो है ना जर्मन आती है, बगैर प्रॉब्लम के मैं जर्मन बोल सकती हूँ। और वीज़ा ऑफ़िसर वीज़े के दौरान मेरा इंटरव्यू लेके मेरे से बातचीत करके अंदाज़ा कर सकता है कि मुझे A1 लेवल की जर्मन आती है। वीज़ा ऑफ़िसर मेरे साथ बातचीत करके अंदाज़ा लगा ले कि मुझे A1 लेवल की जर्मन आती है। तो ये भी एक केस हो सकता है, इस पे आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना अगर आपको कोई मेडिकल इलनेस है या कोई और मसला है या आप जो है ना पढ़े-लिखे नहीं हैं, उसके अलावा आप बीमार भी हैं, आप तैयारी नहीं कर सकते, आपका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, या इसके अलावा आपके इलाके में कोई जंग लगी है, आप जो है ना तैयारी कर ही नहीं सकते, तो उस केस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मेरे ऊपर कोई और तरह की एक्सेप्शन अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मेरे पास लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट है, मैंने पेपर दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करें। उसके बाद सेव पे क्लिक करें। ये अब सेव हो रही है, डिटेल सेव्ड। आपने जैसे ही जो ना उस पे क्लिक किया, सारी एंट्रीज़ फिल करने के बाद लिखा आ गया कि एंट्री फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा जाना है या इसी एंट्री फॉर्म पे दोबारा जाना है तो इस पे क्लिक करें। अगर एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा जाना है तो आप इस पे क्लिक करें। ये देखें जी, ये वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया है, लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड। अब उसके बाद ये वाले दोनों सेक्शंस खुल गए। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, फिल आउट एप्लीकेशन फॉर्म, ये विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करना है। इसके भी अंदर जो ना 7 सेक्शन हैं, आपने सातों के सातों फिल करने हैं। जैसे-जैसे फिल करते जाएँगे, वहाँ-वहाँ पे ऐसे साइड पे लिखा आता जाएगा। सबसे पहले है जी डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट, उसके बाद कॉन्टैक्ट डेटा, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, उसके बाद ट्रैवल डाटा, रेफरेंस, मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। ये जनाब विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फिल करना सिखाया हुआ है अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आपने मेरी इस वीडियो से जाके देखनी है। ये मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डली हुई है। आप जो ना यहाँ से जाके सारा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ना विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। ये 8 महीने पहले की वीडियो डली हुई है और यही सारे सेक्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो सारे इसके अंदर भी हैं। कि वही विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म वो उन्होंने इसके अंदर रख दिया हुआ है। तो जो चीज़ें इसके अंदर कवर नहीं होंगी, वो मैं इसके अंदर बता दूँगा। मिसाल के तौर पे डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आपको एम्बेसी के सामने कौन रिप्रेज़ेंट कर रहा है, आपका लॉयर या जो है ना आप खुद एम्बेसी के सामने जा रहे हैं। अगर आप खुद जा रहे हैं, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों को भी खुद रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। आप इस पे गए, गो टू द फॉर्म सेक्शन, इसके ऊपर लिखा हुआ उन्होंने कि आपके बच्चे जो है ना, उनका लीगल गार्डियन उनकी एप्लीकेशन से सबमिट करेगा, या अगर आप खुद भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी और को आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, तो आप उस बंदे की डिटेल एंटर करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने जो है ना सेलेक्ट करना है, आई एम द अकाउंट होल्डर एंड सबमिट द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर माई सेल्फ। अगर आप जो है ना खुद ही इस कंस्यूलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बनाया है, खुद आप इसके अकाउंट होल्डर हैं,
खुद आप जो है ना एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं, तो इस पे आप टिक करेंगे। अगर आप इस अकाउंट के खुद मालिक हैं, खुद अकाउंट होल्डर हैं और आप अपने बच्चों की एप्लीकेशन जो माइनर हैं, यानी कि जो 18 साल से छोटे हैं, उनकी एप्लीकेशन भी आप खुद सबमिट कर रहे हैं, तो आप इस पे टिक करेंगे। अगर आपकी जगह पे कोई और बंदा आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है, आपका लॉयर हो सकता है या कोई और, तो आप इस पे टिक करेंगे। तो इस केस में जो ना आप जो ना खुद अपना अप्लाई कर रहे हैं एज़ अ स्पाउस, तो आप इस पे टिक करेंगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक किया, तो ये सारा लिखा आ गया कि ये सेव हो गई डिटेल। अब उसके बाद आप जाएँगे बैक टू ओवरव्यू। ये देखिए जी, मैंने एक सेक्शन फिल कर दिया, रिप्रेजेंटेशन वाला तो लिखा आ गया, एक सेक्शन फिल हो गया 7 सेक्शन में से। अब अगले सेक्शन फिल करने हैं, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक किया, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स। ये सारी आपने विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म वाली ये जो वीडियो है, इसको देख के आपने फिलिंग करनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर भी थोड़ा-सा बता देता हूँ। यहाँ पर वो बंदा जो जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है, अगर आपकी वाइफ़ है पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रही है, तो उनकी डिटेल आएँगी। तो अगर आप हस्बैंड हैं, तो वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल आएगी। यहाँ पर जनाब डिटेल्स आएँगी, वो बंदा जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहा है, उसकी। हस्बैंड अगर जर्मनी में है और वाइफ़ वीज़े के लिए अप्लाई कर रही है, तो वाइफ़ यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करेगी। अगर वाइफ़ जर्मनी में है और हस्बैंड पाकिस्तान में है, हस्बैंड जो है ना वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है, तो यहाँ पर हस्बैंड की डिटेल आएँगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। फर्स्ट नेम को गिवन नेम भी कहते हैं और लास्ट नेम को फैमिली नेम भी कहते हैं, इसको सुरनेम भी कहते हैं। ये आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर देखना है, वहाँ पे सारी डिटेल लिखी है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक बच्ची है या एक लड़की है, उसका नाम पैदाइश के वक़्त था साइमा जावेद। जावेद उसके फ़ादर का नाम था, तो उसका नाम था पैदाइश के वक़्त साइमा जावेद, या उसका नाम था जी साइमा बतूल, चाहे जो भी नाम था। वो फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा, साइमा जावेद, मिसाल के तौर पे जी साइमा जावेद था। जब उसकी शादी हो गई, तो हस्बैंड के नाम के ऊपर उसका नाम होगा। कुछ लड़कियों का नाम जो है ना शादी के बाद चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे इस बच्ची की शादी हो गई जी हमीद के साथ, कोई हमीद नामी लड़का। तो उसने अपने नाम के साथ लिखा लिया अपने हस्बैंड का नाम, साइमा हमीद। तो इस तरीके से फिर 2 नाम होंगे। ये नाम जो है ना, ये आपकी पैदाइश के बाद का नाम था और ये नाम जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये आपका शादी के बाद का नेम है। अगर पैदाइश के वक़्त भी साइमा जावेद था और शादी के बाद भी साइमा जावेद ही रहा, तो उस केस में आपने क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसमें आपने यही लिखे रहने देना है, साइमा जावेद ही। इसका मतलब ये है कि पैदाइश से लेके अब तक यही नेम है। तो ये दोनों मैंने आपको चीज़ें बता दी। अगर किसी बच्चे का फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है, तो उस केस में कैसे फ़िलिंग करनी है, साइमा लिख देना है जी यहाँ पे, लास्ट नेम उसका था ही नहीं और पासपोर्ट के ऊपर भी लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ पर आपने एक्स लिख देना है, यानी कि खाली छोड़ दिया। और अगर किसी बच्चे का सिर्फ़ लास्ट नेम है और फर्स्ट नहीं है, लास्ट नेम मिसाल के तौर पे जी साइमा है और फर्स्ट नेम उसका नहीं है, ये उसके पासपोर्ट के ऊपर भी ऐसे ही लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, वहाँ पे भी एम्प्टी है, तो यहाँ पर भी आपने एम्प्टी रख देना है। ये बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते थे, इसको भी मैंने इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया। तो ये आपने अपने हिसाब से फिलिंग कर लेनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ अगर सियालकोट में पैदाइश हुई है तो सियालकोट लिख देंगे। ये आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर देखना है, पासपोर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर आपकी बर्थ जो है ना पाकिस्तान की किसी सिटी में नहीं है, आपके फादर जो है ना सऊदी अरब, दुबई या कुवैत में जो है ना काम करते हैं, तो वहाँ का जो सिटी है, उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है और उसके बाद अपने कंट्री लिख देना है दुबई या कुवैत या सऊदी अरब या यहाँ पे। अगर आपके पाकिस्तान में हुई है तो मिसाल के तौर पे सियालकोट या गुजरात या गुजरांवाला, तो आपने यहाँ पे लिखना है सिटी का नेम, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान। सेक्स आ जाएगा जी, मेल फीमेल, ऑफ कोर्स फीमेल। उसके बाद सिंगल है या मैरिड है या सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है, ये सारी चीज़ें आपने इस विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म से जाके देखनी है। ये अब दोबारा जो है ना मैं मज़ीद आपको नहीं बताऊँगा, आपने सारी यहाँ से देख ली। ये वाली फिलिंग करने के बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप इस पे टिक करें। अगर आपके बच्चे 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं तो फिर भी आपने यहाँ पे उनके नाम एंटर करने हैं सारे। अगर आपके बच्चे जो साथ आपके ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यानी कि 18 साल से छोटे हैं, तो उनके भी अपने नाम लिखने हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनके भी अपना नाम लिखें, ये उन्होंने वाज़ेह मेंशन किया हुआ है। तो आपने बच्चों के नाम अपने साथ लिखने हैं, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 18 साल से छोटे हैं या 18 साल से बड़े हैं, दोनों केसेज़ में आपने अपने बच्चों के नाम एंटर करने हैं। एक बच्चे की आपने डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। एक की एंटर करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है, ये ऐड हो जाएगी, उसके बाद मज़ीद एक और बच्चे की ऐड करनी है तो इस पे क्लिक करेंगे ऐड एन अदर चाइल्ड, फिर उसके बाद उसकी डिटेल एंटर करेंगे आप यहाँ पे। ये सारा आपको पता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और अगर आपके बच्चे नहीं हैं अभी, तो इसको आप जो है ना अनचेक ही रहने दें।
तो इसकी वजह से फिर ये बच्चों वाला सेक्शन ऐड ही नहीं होगा। अभी तक अगर आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, तो इस पे जहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार आपने लिख दी है, तो उसके बाद फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ। ऊपर डिटेल आ गई थी उस बंदे की, जो बंदा अप्लाई करने जा रहा था वीज़ा। अब डिटेल आ गई है आपके हस्बैंड की, जो जर्मनी में है, या आपके पार्टनर की। यहाँ पे आपने उसकी डिटेल लिखनी है। ये भी आप जो ना, आपको पता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नहीं समझ आए तो विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म की ये वाली जो ना वीडियो देख लें। यहाँ पर जो ना हस्बैंड की सारी डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पे हस्बैंड की प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बारे में बात हो रही है। तो हस्बैंड इस वक्त अगर जर्मनी में है, ऑफ कोर्स जर्मनी में वो काम कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हस्बैंड की जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, आपने जर्मनी लिख देना है। या पूरा एड्रेस लिख दें, या खाली जो ना जर्मनी लिख दें, या उनका जो टाउन है वो लिख दें, और साथ जो ना जर्मनी लिख दें। यहाँ पर जो ना वो एप्लीकेंट जो पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहा है, फैमिली रीजन वीज़ा, उसके पेरेंट्स की डिटेल यानी कि फादर और मदर की डिटेल यहाँ पे आएंगी। वो डिटेल आपने कहाँ से लिखनी है? आप अपने फादर और मदर का जो CNI है ना, जिसके ऊपर इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखी होती है डिटेल, वहाँ से आप देख के यहाँ पे सारी डिटेल एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है जी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन है जी एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है। अगर उसका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जी नो ऑक्यूपेशन। तो उसके बाद मज़ीद यहाँ पर डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद अगर आपने लिखना भी है तो यहाँ पर हाउसवाइफ लिख सकते हैं। अगर वो भी नहीं लिखना, नो ऑक्यूपेशन के बाद खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। ये डिटेल जो ना सेव हो गई। ये देखें जी, 2 सेक्शन फिल हो गए, ये वाला और ये वाला। अब जो ना तीसरा सेक्शन है जी कॉन्टैक्ट डेटा, इस पे गए। इस पर आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। आपका जो लॉयर है उसने वेरिफिकेशन करने के लिए आना है, तो उसने इसी एड्रेस पे आना है। आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है जो आपका वैलिड एड्रेस है। यहाँ पर स्ट्रीट आ जाएगी, यहाँ पर हाउस नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पोस्टल कोड, फिर टाउन, सिटी, उसके बाद कंट्री, उसके बाद फ़ोन नंबर भी आपने लाजमी देना है। जब भी लॉयर आता है तो वो फ़ोन करके कंफर्म भी कर लेता है कि आप जो ना अपनी माँ के घर में हैं या अपने जो ना ससुराल में हैं। तो इस तरीके से आपने जो ना सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। जिसके ऊपर ये एस्टेरिस्क लगा हुआ ना, ये वाला स्टार, उस डिटेल को आपने लाजमी एंटर करना है। और जो बगैर स्टार के हैं, जैसा कि ये वाली एंट्री, उसको आप जो ना फिल ना करें। ये भी है, नहीं करना चाहते तो आप ना करें, अगर करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ये वाली डिटेल एंटर करनी है। आप जब अपना एड्रेस लिखेंगे ना यहाँ पर, अगर आपका कोई हाउस नंबर नहीं है, सिर्फ स्ट्रीट ही है, तो आपने हाउस नंबर वाली जगह पे एम्प्टी छोड़ देना। जो भी जगह आपने एस्टेरिस्क फील्ड वाली एम्प्टी छोड़नी है ना, उसकी जगह पे आपने XX लिख देना है। एम्प्टी छोड़ने के लिए भी आप जो है ना इसके अंदर SNS को छोड़ें। अगर ऐसे छोड़ेंगे तो ये एरर आ जाएगा इस तरीके से। ये जनाब उस केस के लिए है, जब जो है ना आप पाकिस्तानी हैं और आप सऊदी अरब में रह रहे हैं, वहाँ पे आप जो है ना वर्क कर रहे हैं। उस केस में आप जो है ना इस पे क्लिक करके यहाँ पे एंट्री लिखेंगे कि आप इस वक़्त किस कंट्री में हैं, उसका रेज़िडेंस परमिट, उसकी डिटेल सारी एंटर करेंगे यहाँ पे। और अगर आप जो है ना पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आपने अनचेक कर देना है। अब जनाब 3 सेक्शन फिल हो गए। उसके बाद अब चौथा सेक्शन है जी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। इस पे जाएँगे आप। यहाँ पर आप एंटर करेंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट। तो आपके पास पासपोर्ट है, वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर देना है, पासपोर्ट कब इश्यू हुआ है। यहाँ पर आप जो ना लिखेंगे इश्यूइंग स्टेट जो ना पाकिस्तान है। उसके बाद वो पासपोर्ट कब तक वैलिड है, ये सब कुछ आपके पासपोर्ट के ऊपर ही, उसका जो डाटा वाला पेज है ना जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होती है, उसके ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई है। इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इस्लामाबाद, इशूड इन पाकिस्तान। ये सारी आपने डिटेल लिख देनी है। आपका जो इस वक्त वैलिड पासपोर्ट है ना, उसका आपने नंबर लिखना है। ये जी 4 सेक्शन फिल हो गए हैं। ये देखें जो फिल होता जा रहा है उसके ऊपर ऐसे टिक मार्क होता जा रहा है। अब है ये वाला सेक्शन ट्रैवल डाटा। इस पे जाएंगे, गो टू द फॉर्म सेक्शन। यहाँ पर जो ना आपने डिटेल एंटर करनी है। ये ऑटोमेटिकली एंटर हो चुका हुआ है। ये पर्पज़ ऑफ स्टे है आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप कि कितनी देर आपने जर्मनी में स्टे करना है। उसके बाद लिखेंगे कि आपने कब तक स्टे करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे, कि आपने कब से कब तक स्टे करना है। आज मिसाल के तौर पे 15 फरवरी है, और जो है ना, या आज जो है ना मिसाल के तौर पे 16 फरवरी है, आज जो है ना मिसाल के तौर पे 20 फरवरी है, या जो भी डेट है आज की। आप आज की डेट से तकरीबन 1 हफ्ता बाद या 2 हफ्ता बाद की डेट भी लिख सकते हैं।
आज की डेट भी लिख सकते हैं जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। और उसके बाद जो है ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पर टू। टू में ये है कि क्योंकि ये फैमिली वीज़ा है, तो ये जब तक हस्बैंड का स्टे है, आपका तब तक स्टे है। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है, तो आप लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टे। यहाँ पर आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन देता है लिखने की। और यहाँ पे आज मिसाल के तौर पे 15 फरवरी है, आपने अगर आज की डेट लिखनी है तो आज की लिख दें। अगर आपने आज से 2 हफ्ते बाद की लिखनी है तो 2 हफ्ते बाद की लिख दें, महीना बाद की लिखनी है, महीना बाद की लिख दें। जब आप जो है ना पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप जो है ना आज से महीना बाद की भी लिख देंगे या आज की भी लिख देंगे, तो एम्बेसी ने आपको आपके लिखे हुए के मुताबिक फ़ौरन वीज़ा तो नहीं दे देना। तो आप जो है ना अपनी मर्ज़ी की जो भी डेट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। इट्स एन एस्टिमेटेड डेट। इसको आपने खाली छोड़ देना है। ये उस केस में होता है जैसे लैंग्वेज वीज़ा है या कोई जो ना 12 महीने का छोटा वीज़ा है। तो मैंने ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में भी ये ना बताया हुआ सारा कुछ। अब जी 5 सेक्शन फिल हो गए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है जी रेफ़रेंस। इस पे जाएँगे, गो टू द फॉर्म सेक्शन। यहाँ पर जनाब सारी डिटेल आनी है रेफ़रेंस पर्सन की। रेफ़रेंस पर्सन वो बंदा जो जर्मनी में मौजूद है, जिसके रेफ़रेंस पे आप वीज़ा लगवा के जर्मनी जाना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल आनी है सारी। तो ये जो ऑलरेडी फ़िल्ड हुई हुई है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये चेंज भी नहीं होगा। यहाँ पे आपके हस्बैंड की या आपके स्पाउस की जो जर्मनी में मौजूद है, उसका लास्ट नेम, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद सेक्स मेल, फीमेल या अनस्पेसिफ़ाइड, उसके बाद उसकी डेट ऑफ़ बर्थ, सारी डिटेल उसकी एंटर कर देनी है। और यहाँ पे जो एड्रेस लिखना है, जो जर्मनी में उसका इस वक़्त एड्रेस है, जो उसके रेज़िडेंस परमिट के ऊपर या ऑफ़ेंशियल स्टेटस अलाउनेस के ऊपर जो एड्रेस है, वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपने हस्बैंड का या अपने स्पाउस का फ़ोन नंबर भी लिखना है। उसके बाद कंट्री जर्मनी आ जाएगा। ईमेल आईडी या ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। इनके ऊपर ये स्टार लगा हुआ है, ये आपने फ़िल करनी है। ये सेक्शन भी फ़िल हो गया, उसके बाद सेव हो गया। उसके बाद ये देखें जी विडेक्स एप्लीकेशन फ़ॉर्म के 6 सेक्शन फ़िल हो गए हैं। मैंने ऑलमोस्ट जो ना यहाँ पर ही आपको सारी फ़िल करके बता भी दी है। अगर कोई चीज़ का डाउट रह जाए, तो ये वीडियो है, ये मैं आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जो है ना कोई डाउट रह जाए, तो आपने पहले ये वाली वीडियो देखनी है। अगर नहीं समझ लगी, तो फिर जो है ना आप मुझे पूछ सकते हैं। अब इसका लास्ट सेक्शन फिल करते हैं। ये है जी मीन्स ऑफ सपोर्ट इन डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। उसके बाद लिखनी है आपने इसके अंदर डिटेल्स, मीन्स ऑफ द सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे, कि आप जर्मनी तो जा रही हैं वीज़ा लगवा के, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट कौन करेगा? आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट, हर तरीके की सपोर्ट वहाँ पे कौन करेगा? इसमें है जी व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आप अपने हस्बैंड के पास जा रही हैं, तो हस्बैंड ही सपोर्ट करेगा, तो आप लिख सकते हैं जी आई विल बी डिपेंडेंट ऑन माई हस्बैंड, या लिख सकते हैं जी आई विल बी फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय माय हस्बैंड। अगर वाइफ है तो वाइफ का यहाँ पे लिख लें। उसके बाद जनाब के अंदर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये आप में से किसी के सवाल का जवाब भी है। अगर आप जर्मनी में रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं या किसी भी स्टेटस पे हैं, आप अपनी वाइफ का या बच्चों का फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो है ना गवर्नमेंट से कोई पैसा ना लेके खा रहे हों। आप अपने सर पे यहाँ पे रह रहे हों, खुद जो है ना अपनी इनकम कमा रहे हों। अगर आप जो है ना गवर्नमेंट से लेके खा रहे हैं, फिर वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो आपकी रिजेक्शन हो जाएगी। अगर वीज़ा अप्लाई करना है, तो पहले जो है ना आप गवर्नमेंट से जो खा रहे हैं लेके, उसको स्टॉप करें। आप जो है ना अपने सर पे स्टे करें, कोई 3 महीने, 6 महीने या साल, आप जो है ना अपने सर पे जो है ना चलें, फुल टाइम नौकरी करें, सेविंग करें, फिर अप्लाई करें। फिर उनको यकीन भी आ जाएगा कि ये बंदा जो अपनी फैमिली बुलवा रहा है, ये हम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेके खुद ही चल पड़ेगा। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि हैज़ अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कंप्लीटेड, यानी कि आपके पास verpflichtung erklärung है, वो इस वीज़े के लिए नहीं चाहिए, तो इस पे आप जो है ना इस पे टिक करेंगे नो के ऊपर। तो इसमें ये है कि आपकी आउसलैंडर बेहोल्डर में जब फाइल आती है, तो यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है, तो आपको इस मामले में वो चीज़ नहीं चाहिए होती। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आपने जो है ना जर्मनी में जाके कहाँ पे रहना है। जो आपके हस्बैंड का एड्रेस है, वही आपका एड्रेस होगा, आपने यहाँ पे अपने हस्बैंड का एड्रेस लिख देना। वो डिटेल लिखने के बाद फिर वो पूछ रहे हैं कि हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड, कि आपको आपका हस्बैंड वहाँ पे रखेगा कैसे, कि सिंगल रूम है उनके पास या अपार्टमेंट है। अगर अपार्टमेंट है, तो उसके बाद आप जो है ना मेंशन करें कि कितने रूम वाला अपार्टमेंट है, 2 रूम वाला या 3 रूम वाला। तो वो जितने रूम्स हैं, उस हिसाब से आपने लिख देना है। अगर 2 रूम्स हैं, तो आप लिख दें 2 रूम्स। अगर आपके हस्बैंड ने अभी जो है ना मकान नहीं लिया, एक्सपेक्टेड है कि वो मकान तब लेंगे जब आपकी लायर की वेरिफिकेशन होगी।
या जो है ना जब आपकी फ़ाइल हाउसलिंक पे होल्ड आ जाएगी, और लेना भी आपको तब ही चाहिए, उससे पहले जो है ना आप अपने पैसे ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके वीज़े को कितना टाइम लगेगा। इसीलिए अगर आप जो है ना उससे पहले अपना बड़ा घर ले लेंगे तो आपको नहीं पता वीज़ा कब मिलेगा। तो जब भी घर लेना है, जब लायर की वेरिफ़िकेशन हो जाए उस टाइम लें, या जब आपकी फ़ाइल जो है ना हाउस लेंडर पे होल्डे आ जाए, आप उस टाइम लें। हाउस लेंडर पे होल्डे जब आपकी फ़ाइल आ जाए तो आपके पास जो है ना टाइम होता है महीना 2 महीने के अंदर-अंदर, या हफ़्ता 2 हफ़्ते के अंदर-अंदर आप जो है ना बड़ा घर लेके उसका जो है ना आप मित-फ़ितराक ये सारी चीज़ें आप हाउस लेंडर पे होल्डर को प्रोवाइड कर दें। उन्होंने ही वेरिफ़िकेशन करके भेजनी होती है कि इस बंदे के पास जो घर है ना वो सफ़िशिएंट है अपनी वाइफ़ को रखने के लिए। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल्स बताई हुई हैं कि 12 स्क्वायर मीटर जो है ना एक बंदे के लिए है, जो है ना वो आपके घर का साइज़। तो इसके अलावा अगर बाकी डिटेल्स आपने देखनी है तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि किस वीडियो में है। ये जनाब मेरे टिकटॉक अकाउंट के ऊपर इस डेट की वीडियो अपलोड हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ कि आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और कितना जो है ना बड़ा आपका घर होना चाहिए। आप कितने फैमिली मेंबर हैं तो उसके हिसाब से ये सारी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दी हुई है। और यही वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी है, आप जो है ऐसे इसको सर्च कर लें। यानी कि इस स्टेज पे अगर आपको पता है कि आपने घर जो है ना नहीं लिया, तो आप जो है ना अंदाज़े से यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे आपकी ये चीज़ें जो है ना बाद में वेरिफ़िकेशन होनी है, तो इसलिए आप ये भी लिख सकते हैं अपार्टमेंट है जी सिंगल रूम वाला, अपार्टमेंट है 2 रूम वाला, तो ये सारी वेरिफ़िकेशन बाद में होनी है, तो ये अंदाज़ा ही है। इसीलिए इसके ऊपर जो है ना एस्टेरिस्क नहीं लिखा हुआ, यानी कि अगर आपने खाली छोड़ना है तो ये खाली भी छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसको कहते हैं जी वेगे, यानी कि वोन के माइनशाफ़्ट, या कहते हैं जी कलेक्टिव अकोमोडेशन। उसके बाद अगर होटल में स्टे है तो इस पे क्लिक करके अदर पे, उसके बाद होटल पे लिखते हैं कि हस्बैंड जो है ना होटल में रह रहा है, या जो भी सूरत-हाल है। हाँ जी। इस पे आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आप जो है ना आपके साथ कोई फैमिली मेंबर्स भी आएँगे। अगर आएँगे, मिसाल के तौर पे आपके बच्चे हैं आपके साथ, तो आप येस पे क्लिक करें, तो आप यहाँ पे लिख दें कि आई विल बी अकम्पनीड बाय माय सन, या बाय माय 2 सन्स एंड 1 डॉटर। अगर कोई फैमिली मेंबर नहीं आ रहा, या अभी आपके बच्चे नहीं हैं, या जो है ना आपके बच्चे 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं, या आप लेके ही नहीं आना चाह रहे, तो फिर आप जो है ना इसको अनचेक कर दें। तो यानी इसका मतलब ये है कि आप अकेले ही आ रहे हैं एज़ अ स्पाउस। उसके बाद जनाब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ऑफ़ कोर्स आपने जो है ना वो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लगानी होती है साथ, तो इस पे आप येस पे क्लिक करें। इसके अलावा आप पहले जर्मनी में स्टे करके गई हैं, अगर आप यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट रह के गई हैं जर्मनी में, या आप जहाँ पे जॉब करती रही हैं, विज़िट वीज़े के अलावा जो ना जो भी स्टे था आपका, आपने उसमें लिखना है येस। उसके बाद डिटेल एंटर कर देनी है, आप कब से कब तक रही हैं और किस इलाके में रही हैं। अगर नहीं, तो ये फर्स्ट टाइम है, तो आप इसको अनचेक ही रहने दें। आप जो है ना यहाँ पर अपने मैक्सिमम लास्ट 5 स्टेज जो है ना वो एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप अनचेक ही रहने दें। उसके बाद जनाब डिक्लेरेशन आ गई, तो इसमें ये है कि वो पूछ रहे हैं कि आपको इससे पहले कोई सज़ा हुई है, यानी कि जर्मनी में या किसी भी और कंट्री में आपके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, तो आप येस लिखें। उसके बाद आप डिटेल एंटर करें कि लिखा हुआ है कि कब और कहाँ हुई है, रीज़न लिखें। उसके बाद उसकी नेचर लिखें, किस तरह की पेनल्टी आपको हुई थी, किन-किन कंट्रीज़ में हुई है, इसके अलावा और कंट्रीज़ में अगर हुई है। अगर नहीं हुई, तो आप जो है ना इसको नो पे ही रहने दें। उसके बाद इससे पहले आपको जर्मनी से एक्सपेल या डिपोर्ट किया गया था, तो आप उस पे लिखें येस पे, अगर किया गया था तो उसके बाद आप इसमें डिटेल एंटर कर दें। अगर नहीं, तो नो पे रहने दें। उसके बाद बताएँ कि आपको कोई डिज़ीज़ है, इन डिज़ीज़ में से ये लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, उसके बाद येलो फीवर, ये सारी जो ना डिटेल्स लिखी हुई हैं इन बीमारियों की, आप देख लें इनमें से कोई बीमारी अगर आपको है तो आप लिख दें येस पे। उसके बाद उसकी डिटेल लिखें कि उसका इलाज करवा रहा हूँ या नहीं, ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं है इनमें से कोई बीमारी तो नो पे क्लिक करें, उसके बाद सेव कर दें। आपने जैसे ही सेव पे क्लिक किया तो ये साथ के साथ सेक्शन फिल हो गए। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि विडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म जो ना आपका अपलोड हो गया इन फिल होने के बाद। अब उन्होंने कहा इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस पे क्लिक करेंगे टू द डॉक्यूमेंट्स, तो सीधे आप जो है ना डॉक्यूमेंट सेक्शन पे चले जाएँगे, या जो है ना आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ से भी जो है ना आप जा सकते हैं बैक टू ओवरव्यू पे क्लिक करके। ये देखें जी, बैक टू ओवरव्यू पे क्लिक किया तो ये सारे सेक्शन बता रहे हैं। ये भी फिल हो चुका हुआ है, लिखा आ रहा है ना रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड। उसके बाद ये भी लिखा आ रहा है कंप्लीटेड सेक्शन। इससे पहले जब नहीं फिल हुए थे तो इस तरह से लिखा हुआ था 0/7, यानी कि 0/7। अब ये लिखा है 7/7, मतलब ये फिल हो चुका हुआ है। उसके बाद जनाब ये रह गया लास्ट सेक्शन, 0/8 लिखा हुआ है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड यहाँ पे करने हैं। इस पे क्लिक करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स।
तो यहाँ से आप सीधा इस सेक्शन में चले जाएँगे। अगर खाली स्पाउस है तो डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से आपसे डिमांड किए जाएँगे। अगर स्पाउस के साथ-साथ बच्चे हैं तो डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से। अगर जो है ना आपके हस्बैंड की जो है ना फर्स्ट मैरिज है तो फिर डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग। अगर जो है ना आपके हस्बैंड की सेकंड मैरिज है या आपकी सेकंड मैरिज है तो फिर डॉक्यूमेंट्स उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएँगे। अभी ये 8 बता रहे हैं टोटल, और हो सकता है कुछ केसेस में यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट्स हों, और कुछ केसेस में यहाँ पर हो सकता है कि 10 हों या 12 हों, इट डिपेंड्स। तो क्या करना है आपने, अपने डॉक्यूमेंट्स सारे आपने रेडी करके रखने हैं और इस पे क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जब आपने क्लिक किया तो सबसे पहले डिमांड कर रहा है पासपोर्ट। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना आप इन सारे फॉर्मेट्स के अंदर अपलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ में हों, वो जेपीजी में हों या पीएनजी में हों, और एक फ़ाइल का जो साइज़ है ना 10 एमबी से ज़्यादा ना हो। अगर आप डॉक्यूमेंट्स एक से ज़्यादा मर्ज करते हैं, आप पीडीएफ उसका तैयार करते हैं तो एक फ़ाइल का साइज़ जो है ना वो 10 एमबी से ज़्यादा ना हो। सबसे पहले पासपोर्ट माँगा हुआ है। ये पासपोर्ट है एप्लीकेंट का जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है। अगर वाइफ़ अप्लाई कर रही है पाकिस्तान से तो ये वाइफ़ का है। ये पासपोर्ट है जनाब रेफ़रेंस पर्सन का। रेफ़रेंस पर्सन मीन जो स्पाउस आपका जर्मनी में है, जिसके पास या जिसके रेफ़रेंस से आप जर्मनी जाना चाह रही हैं। उसके बाद जनाब आपका लैंग्वेज का सर्टिफ़िकेट या लैंग्वेज की एग्ज़ैम्पशन है, वो जो है ना इसका प्रूफ़ आपने यहाँ पे लगाना है। या जो है ना आपके पास अगर कोई एडमिशन लेटर है, वो आपने यहाँ लगाना है। उसके बाद है यहाँ पर प्रूफ़ ऑफ मैरिज। आप इनको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है ना डिटेल निकल आएगी। इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डिटेल आ जाएगी। इस तरीके से हर एक के अंदर डिटेल्स आ रही हैं। उसके बाद आएगा जनाब बर्थ सर्टिफ़िकेट। जो रेफ़रेंस पर्सन है, यानी कि आपका स्पाउस जो जर्मनी में है वो, और जो एप्लीकेंट हैं, उन दोनों के बर्थ सर्टिफ़िकेट एक ही फ़ाइल बना के आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। ये जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये एम्बेसी की गाइडलाइंस हैं, जो 14 जनवरी 2026 को अपलोड हुई थी एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। ये अगर हम इसको खोलें, उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जो बर्थ सर्टिफ़िकेट है ना एप्लीकेंट का और रेफ़रेंस पर्सन का, उनकी एक ही पीडीएफ फ़ाइल बना के उसको अपलोड करना है। तो वो यहाँ पर बर्थ सर्टिफ़िकेट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्रूफ ऑफ हैबिचुअल रेज़िडेंस ऑफ द रेफ़रेंस पर्सन इन जर्मनी, कि जो हस्बैंड आपके जर्मनी में है, उनका रेज़िडेंस का प्रूफ, उसके लिए आपने क्या लगाना है, उनका मेल्डेबेscheinigung या फिर जो है ना एरweiterte Meldebescheinigung या Meldebestätigung वो लगाना है, जिसके ऊपर उनके घर का एड्रेस वगैरह मेंशन होता है, जो कि रातों से मिलता है डॉक्यूमेंट। उसके बाद जनाब रेज़िडेंस परमिट लगाना है आपने अपने हस्बैंड का, उसका फ्रंट और बैक। उसके बाद जनाब आपने लगाना है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पाकिस्तान से ली है, वो आपने लगानी है साथ। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है या जो आपने पॉलिसी बनानी है, वो कहाँ से तैयार करवानी है? ये जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जो ना ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ दी हुई हैं, ये रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज़ हैं, इनसे आपने तैयार करवानी है। उनको आपने ये कह के तैयार करवाना है। ये इतनी अमाउंट लिखी हुई है कि ये 30,000 यूरो तक आपका इलाज, आपका हॉस्पिटलाइज़ेशन, सब कुछ जो ना इसमें कवर हो, फुल शेंगन स्टेट्स की इसके अंदर कवरेज हो। ये जब आप बताएँगे ना उनको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को, तो इनको जो है ना ऑलरेडी इस बात का पता होता है। मोस्टली लोग जो है ना यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से बनवा रहे हैं, लेकिन इट्स अप टू यू, आप जो है ना जिस मर्ज़ी कंपनी से बनवा लें। ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो वैसे की वेबसाइट पे दी हुई हैं। आप देख लें जो आपको सस्ती पड़ती है या फिर जो आपको ये लगे कि सस्ती है, उससे आप जो है ना बनवा लें। या जो है ना जिसकी अच्छी सर्विस हो। ये नहीं कि जब कोई मसला बने तो वो क्लेम कर लें। हेल्थ इंश्योरेंस के बाद जनाब यहाँ पे आ गए जी अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है ये वाली बात, कि जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है ना या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, वो अपने अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपलोड करना है। अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है ना आप अपने वेडिंग के फ़ोटोज़, सीएनआईसी, वाइफ़ के, पेरेंट्स के, उसके बाद अपना जो ना आपकी कुछ चैट हिस्ट्री है, ये वाइफ़ को कोई आपने चीज़ ट्रांसफ़र की है पैसे की शक्ल में, जर्मनी से आपने कोई रेमिटेंस पेमेंट की है अपनी वाइफ़ को, उसका प्रूफ़। उसके अलावा जो है ना कोई फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट है, वाइफ़ के पेरेंट्स का, वाइफ़ का और आपका, वो लगा दें। और जो है ना इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपलोड कर दें। तो चलें जी, अब मैं अपलोड करने लगा हूँ। अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली तैयार हों, ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत मैटर करती है कि आपकी जो ना फ़ाइल इंतहाई अच्छी बनी हुई हो, ताकि वीज़ा ऑफ़िसर को मसला ना बने और आपके लिए भी कोई मसला ना बने। तो जितनी ज़्यादा अच्छी फ़ाइल बनी होगी, जितनी ज़्यादा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होगी, उतना ही जो ना स्पीड अप आपका प्रोसेस होगा। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा इसके अंदर ट्रिक है, बहुत बड़ी इसके अंदर टिप है। तो लिहाज़ा इस चीज़ का आपने जो है ना ख़ास ख़्याल रखना है। नहीं पता लगता
तो किसी से बनवा लें, किसी से हेल्प ले लें। लेकिन जो ना इस तरीके से जो ना ऐसे ही ना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। मैंने आपको ए टू ज़ेड छोटे बच्चों की तरह हर चीज़ सिखा दी है। यहाँ से नहीं पता चलेगा, आप जो ना मेरे से हेल्प ले सकते हैं, मेरे से आप जो ना असिस्टेंस ले सकते हैं। आपको जो ना मैं मुकम्मल गाइडलाइन भी दे दूँगा। लेकिन ये कि आप कोशिश करें हर एक चीज़ को ना बहुत ज़बरदस्त और अहसन तरीके से जो ना अपलोड करें, और जितनी ज़्यादा अच्छी फ़ाइल होगी उतना ज़्यादा जो ना आपका सिस्टम आगे स्पीड अप होगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। अब तक जो है ना 6 अपलोड हो गए हैं, बाकी रह गए हैं 2। उसके बाद जो है ना ये जो है ना रेज़िडेंस परमिट है, अपलोड पे क्लिक किया, उसके बाद रेज़िडेंस परमिट को ला के यहाँ पर छोड़ दिया। ये अपलोड हो रहा है, इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जो है ना अपलोड हो जाएगा। ये देखें जी, अपलोड हो गया, साथ ही लिखा आ गया फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद ये लाके यहाँ पर आपने ड्रॉप कर दिया। ये देखें जी, अपलोड हो रहा है, अपलोडिंग फाइल। जैसे ही अपलोड होगा, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। उसके बाद अ, ये वो कह रहा है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर थे वो सारे अपलोड हो गए हैं। अब अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर नहीं था, अगर एडिशनल आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप जो ना इस पे क्लिक करें। ये देखें जी, 8 के 8 डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब आपने मज़ीद कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो इस पे क्लिक करें। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप जो है ना नीचे चले जाएँ। ये डॉक्यूमेंट्स जो थे ना, ये 8 ये रिक्वायर्ड थे, ये ऑप्शनल हैं, ये एडिशनल हैं। ये आपके जो ना फ़ाइल को या केस को और मज़बूत करते हैं। ये भी बहुत जो ना आपने तसल्ली से लगाने हैं। कोई जो ना आपने ऐसी-वैसी चीज़ नहीं लगानी जिससे आपकी जो ना फ़ाइल स्ट्रॉन्ग ना हो। बल्कि कोशिश करें ऐसा डॉक्यूमेंट लगाएँ जिससे आपकी फ़ाइल ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉन्ग हो और आपको मसला ना बने। अदर डॉक्यूमेंट्स में जाके जनाब आपने कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार किए उसकी फ़ाइल, तो वो यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड फ़ाइल, उसके बाद जनाब ये रहे जी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, ये अपलोड हो रहे हैं। ये अपलोड हो गए, फ़ाइल अपलोडेड। उसके बाद टू द एप्लीकेशन ओवरव्यू, अगर मज़ीद का अपलोड करना है तो इस पे क्लिक करें, नहीं तो एप्लीकेशन के ओवरव्यू की तरफ चले जाएँ। अगर तो सिर्फ़ स्पाउस है, सिर्फ़ यानी वाइफ़ ने अप्लाई किया है, बच्चे नहीं हैं या बच्चों का अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी एज ज़्यादा होगी, तो उस केस में तो ये फ़ाइल मुकम्मल तौर पे रेडी है, ये लिखा आ रहा है रेडी टू प्रोसीड। तो उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, एम्बेसी के जो है ना रिकॉर्ड में चली जाएगी, फिर उसके बाद इसके अंदर आप कुछ चेंजेज़ नहीं कर सकते, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद जो है ना एम्बेसी या एम्बेसी ने अगर कोई एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर हायर किया है, वो जो है ना इसमें सारा इसको रिव्यू करेगा। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है ना फिर आगे एम्बेसी आपको गाइड करती रहेगी, इसी कंसुलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर ही, या फिर जो है ना आपके ईमेल आईडी के ऊपर ईमेल आ जाएगी। मिसाल के तौर पे सिर्फ़ आपने स्पाउस का ही अपलोड करना था। तो अब जो है ना आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपने प्रोसीड पे क्लिक किया तो ये देखें जी, ये वो कह रहा है कि ये डिक्लेरेशन है, इसको कन्फर्म करें। इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद कन्फर्म करेंगे तो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये डिक्लेरेशन जो है ना, ये जो डिक्लेरेशन है ना, ये असल में यही डिक्लेरेशन है। ये जो एम्बेसी के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं है, यही वाली है। तो लिहाज़ा आपको अलग से इसको फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर ही आपने कन्फर्म कर दिया तो इसी के अंदर जो ना सारी कन्फर्म होगी। अगर आपने फ़िल करके लेके जानी भी है, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रख के इसको फ़िल करके साथ ले जा सकते हैं। ये भी वही चीज़ है जो आपको ये नज़र आ रही है। तो लिहाज़ा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आपको अलग से फ़िल करके लेके जाने की ज़रूरत नहीं है जब आपका इंटरव्यू आए। उसके बाद आपने इस पे क्लिक करना है और कन्फर्म कर देना। तो इस तरीके से आपकी जो फ़ाइल है, वो एम्बेसी के रिकॉर्ड में चली जाएगी, फिर एम्बेसी का काम शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया जनाब आपका जो ना फ़ाइल सबमिट करना, अगर खाली स्पाउस का करना है। अब अगर आपने जो ना स्पाउस के साथ 1 बच्चे का या 2 बच्चों का अप्लाई करना है, जो 18 साल से छोटे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ऐड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जो ना आपके बच्चों की एप्लीकेशन ऐड होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि हर एप्लीकेंट की अलग एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि बच्चों की आपको अलग से एप्लीकेशंस फ़िल करनी पड़ेंगी। अगर 1 बच्चा है तो 1 एप्लीकेशन आप ऐड करेंगे यहाँ से। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 एप्लीकेशन, उस तरीके से आपने इसकी फ़िल करनी है। बच्चों की एप्लीकेशन कैसे आपने ऐड करनी है, वो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके दिखा देता हूँ। आपने इस पे क्लिक करना है ऐड एप्लीकेशन पे। उसके बाद वो कह रहा है कि 13 किस्म की एप्लीकेशंस हैं, यानी कि 13 किस्म की एप्लीकेशंस हैं, जो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर किसी ने ब्लू कार्ड पे जाना है, यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर है,
ये सारी कैटेगरीज हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड, स्टडी पर्पस। तो आपने अब जो ना बच्चों के केस में करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चिल्ड्रन जॉइनिंग द पेरेंट्स। उसके बाद जनाब कितने बच्चों ने जाना है, आप यहाँ से प्लस करते जाएंगे, तो इसके अंदर एडिशन होती जाएगी। तो अगर मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने जाना है, आप एक के लिए ही यहाँ पे रखेंगे। अगर दो ने जाना तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने ऐड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, तो ये वो एप्लीकेशन पड़ी है जो स्पाउस की थी। उसके बाद आगे बच्चों की है। लिखा आ रहा है कि चिल्ड्रन जॉइनिंग पेरेंट्स, ऊपर लिखा है इनकम्प्लीट। इसका मतलब ये है कि आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी जैसे आपने ऊपर की थी। इसके अंदर भी वही 3 सेक्शन हैं। एंट्री फॉर्म आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ओपन एप्लीकेशन पे जाना है इसको फिल करने के लिए। आपने जैसे ही ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, तो ये आगे जो है ना 3 फॉर्म खुल गए। एंट्री फॉर्म, उसके बाद विंडेक्स एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद जो बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो, इसको आपने फिल करना है। यहाँ पर आप जो है ना क्लिक करेंगे फिल आउट फॉर्म के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी रिप्रेजेंटेशन लिखें, क्योंकि अंडर एज बच्चा है, तो उसके जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म उसके फादर या मदर ने ही फिल करना है। जो फिल कर रहा है वो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देगा। उसके बाद इसको सेव करके आगे चलते हैं। जैसे ही आप जो है ना ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम देंगे, उसके बाद अगली एंट्री खुल के आ जाएगी। इसके अंदर मोर और लेस सेम सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने स्पाउस की एप्लीकेशन फिल करने के दौरान ही फिल की, उसी तरीके की सारी चीज़ें हैं, कोई इतनी खास डिफरेंस नहीं है। तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, तो बड़ी आसानी से जो ना आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने बच्चे की एप्लीकेशन नहीं फिल करनी, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डिस्कार्ड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से एप्लीकेशन, ये देखें जी एप्लीकेशन डिलीट होगी बच्चे की। ये देखें बच्चों की एप्लीकेशन मैंने डिलीट कर दी, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अगर आपने नहीं ऐड करनी तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ना आप डिलीट कर सकते हैं। ये जो है ना अब सिर्फ स्पाउस की एप्लीकेशन रहेगी। ये एप्लीकेशन 15 फरवरी 2026 को जर्मन एम्बेसी को सबमिट करवाई गई है। ये वाली एप्लीकेशन टोटल 4 एप्लीकेशंस के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर स्पाउस और स्पाउस के साथ उसके 3 बच्चे। एम्बेसी को जब ये एप्लीकेशन 15 फरवरी को सबमिट हुई ना, तो यहाँ पे लिखा आ गया सबमिटेड। और साथ ही एम्बेसी ने कहा कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना, वो प्रिलिमिनरी रिव्यू में चली गई है। जब कल एप्लीकेशन सबमिट हुई, तो एम्बेसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि हो सकता है कि हम जो है ना कोई एक्सटर्नल पर्सन हायर करें आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने के लिए, तो उसके लिए आपको 75 यूरो एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि वीज़ा फीस से हटके है। हुआ जनाब यूं कि 15 फरवरी 2026 को ये एप्लीकेशन हमने सबमिट करवाई, और 16 फरवरी 2026 यानी कि एक दिन के बाद ही, तकरीबन 7-8 घंटे के बाद ही जो ना, जैसे ही हमने कंसुलर सर्विसेज पोर्टल खोल के देखा, तो लिखा आ गया एक्शन रिक्वायर्ड। मतलब ये कि उन्होंने प्रिलिमिनरी रिव्यू भी कर लिया। इतना फास्ट प्रोसेस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जो ना वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने हमें जो ना मिसिंग डॉक्यूमेंट्स कहे हैं या क्या कहा है, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हम इस पे क्लिक करेंगे ओपन प्रोसेस। ये जनाब जो एप्लीकेशन थी ना, ये टोटल 4 एप्लीकेशंस के ऊपर मुश्तमिल थी, एक स्पाउस और उसके 3 बच्चे। जब कल हमने एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो स्पाउस के साथ भी यहाँ पे लिखा आ रहा था इन प्रिलिमिनरी रिव्यू, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बच्चों के लिए। तो उन्होंने जब रिव्यू की, क्योंकि स्पाउस जो है ना वो मेन एप्लीकेंट था, तो उन्होंने जो ना स्पाउस के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे ओपन एप्लीकेशन। तो फिर जो है ना हम उनकी एप्लीकेशन के अंदर चले जाएँगे, वहाँ पे जाके देखेंगे कौन-सी चीज़ का एतराज़ लगाया एम्बेसी ने। ये देखें जी, ये जब हमने एप्लीकेशन खोली, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और यहाँ पे लिखा था 10 बाय 10, और अब ये लिखा आ रहा है 8 बाय 10। इसका मतलब ये है कि कोई 2 डॉक्यूमेंट्स जो है ना हमने मज़ीद उनको सबमिट करवाने हैं। इस पे क्लिक करेंगे, व्यू डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, ये भी सही है। ये जो है ना, ये जो 2 रेड कलर के हुए हैं, यहाँ पे जो ना इश्यू आ रहा है। इसको हम खोलते हैं। ये जनाब एम्बेसी ने लिखा हुआ है कि आप जो है ना हमें जर्मन लैंग्वेज का प्रूफ दें। हमने जर्मन एम्बेसी से रिक्वेस्ट की थी A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट की एग्ज़ैम्पशन के लिए। हमने उनको कहा था कि जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है ना गोएथ इंस्टीट्यूट से बुक नहीं हो रहा। तो लिहाज़ा इंटरव्यू के दौरान ही वीज़ा ऑफ़िसर मेरी जर्मन लैंग्वेज की जो A1 की स्किल्स है ना, वो मेरे साथ कम्युनिकेट करके वो चेक कर सकता है। अगर पॉसिबल है, तो हमें इसकी बुनियाद पे एग्ज़ैम्पशन दे दें, हम जर्मनी जाके भी A1 का सर्टिफिकेट
या A1 का एग्ज़ाम दे लेंगे। क्योंकि गोएथ इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम जो ना बुक नहीं हो रहा था, इसलिए जो ना हमने एम्बेसी को ये रिक्वेस्ट डाली थी। साथ एम्बेसी ने यहाँ पे जो ना ऑप्शन दिए हमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने की या जो ना मिसिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। साथ उन्होंने यहाँ पे कमेंट भी डाला है, हमने उस कमेंट का यहाँ पर जो ना उनको जवाब भी लिखा है और यहाँ पर आप जो ना उनके साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। हम देखते हैं खोल के उन्होंने क्या लिखा है। ये जनाब जर्मन एम्बेसी ने लिखा है, आज 16 फरवरी है, आज वाले दिन, और ये जो वीडियो जब अपलोड होनी है, हो सकता है उस दिन जो ना 17 या 18 फरवरी हो। ये एम्बेसी ने लिखा हुआ है कि हम आपको A1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट के लिए मज़ीद टाइम देते हैं। आप जो है ना एग्ज़ाम दें और उसके लिए हमारी तरफ से आपको गुड लक। हमने जो है ना उनको आगे ये लिखा है कि आपके रिव्यू का शुक्रिया, और साथ हमने उनको लिखा है कि आप जो है ना हमें कितना टाइम देंगे और कहीं आप जो है ना हमारी एप्लीकेशन डिलीट तो नहीं कर देंगे। तो अब देखें उनका क्या जो है ना हमें रिप्लाई आता है, क्योंकि हमने उनको लिखा है कि गोएथ इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम बुक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने आपसे ये कन्फर्म करना है कि आप जो है ना इन द मीन टाइम क्या एप्लीकेशन डिलीट तो नहीं कर देंगे? अगर रखेंगे तो आप जो है ना कब तक रखेंगे? और अगर आप हमें A1 का सर्टिफिकेट अपलोड करने का टाइम दे रहे हैं, तो आप जो है ना कितना टाइम दे रहे हैं? ये आपने जो ना इनके रिप्लाई में कमेंट लिख के इसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। आपको 500 कैरेक्टर तक लिखने की ऑप्शन होती है। सेव कर देंगे तो उनका जो भी जवाब आएगा वो आप यहाँ पर मज़ीद पढ़ सकते हैं। तो ये जनाब जब A1 का सर्टिफिकेट आएगा तो हम यहाँ पर अपलोड करके इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद जनाब आगे है जी बर्थ सर्टिफिकेट, इस पे जाएँगे हम। इसके साथ भी उन्होंने लिखा कि आप जो ना हमें बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। हमने उनको बताया कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो पाकिस्तान का नहीं है, तो लिहाज़ा इसके लिए हम अपना एफ़िडेविट साथ अटैच कर रहे हैं कि पाकिस्तान की यूनियन काउंसिल से ये इश्यू नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो बर्थ थी वो मिडल ईस्ट की थी। उसके बारे में एम्बेसी ने यहाँ पर कमेंट डाला है। उन्होंने जो है ना यहाँ पे लिखा है कि आपका जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट जिस भी कंट्री का है, आप उसी कंट्री का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट दें और साथ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दें। और यहाँ पर जो है ना हमारे पास भी कमेंट लिखने की ऑप्शन मौजूद है, हम भी लिख सकते हैं कमेंट। तो लेकिन ये कि अब हम क्या करेंगे, अब उनको हम जो ना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट उसी कंट्री का लेके यहाँ पर अपलोड करेंगे और साथ उसकी ट्रांसलेशन। यहाँ पे जब आ जाएगा तो अपडेट करके इसको अपलोड कर देंगे। फिर हम ऐसे को सबमिट करेंगे। ये था जनाब कॉन्स्युलर सर्विसेज पोर्टल के ऊपर जर्मन फैमिली रीजन वीज़ा अपने स्पाउस और अपने बच्चों के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस था ये। मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के बाद अब आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो ना बज़ाते खुद अपनी फैमिली को पाकिस्तान से जर्मनी बुलवा सकते हैं इस वीज़े पे अप्लाई करने के बाद। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखें।